स्वागत है दोस्तों आप सभी का पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम कर रहे थे आपके द्वितीय श्रेणी दया परीक्षा की प्रथम प्रश्न पत्र यानी जीके पेपर का एनालिसिस, और उसमें कर रहे थे फाइनल टेस्ट 2 का एनालिसिस। ठीक है, फाइनल टेस्ट 2 की बात करें तो फाइनल टेस्ट 2 की हम बात करें तो क्लास 1 अपनी पहले हो चुकी थी कंप्लीट, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक किए थे। कितने किए थे हमने? क्वेश्चन नंबर 1 से 50 क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस किया था, विश्लेषण किया था प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ। किस प्रकार किया था हमने? व्याख्या सही थी, एनालिसिस किया था, प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या की थी, ताकि हमारा रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एग्जाम टाइम के अंदर। ठीक है, आज करें हम आगे के क्वेश्चनों का एनालिसिस। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आगे के भी अच्छे, आपकी किसान आंदोलन से संबंधित, आपकी चाहे राजनीति विज्ञान से संबंधित हो, चाहे वैश्वीकरण से संबंधित हो, तो सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं आगे क्वेश्चन 51 से आज। तो 51 क्वेश्चन शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो एनालिसिस कैसे लग रहे हैं कमेंट के अंदर जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो देखिए अपना 51 क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम 1921 में हुई चांदखेड़ी नामक घटना का संबंध किस किसान आंदोलन से है। तो सबसे पहले हमें पूछा है कि 1921 में हुई थी कौन सी घटना, आपकी चांदखेड़ी नामक घटना का संबंध किस किसान आंदोलन से था। तो बेगू किसान आंदोलन, दुधवा खारा किसान आंदोलन, सैकाट किसान आंदोलन, या आपका मारवाड़ किसान आंदोलन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बेगू किसान आंदोलन। क्या हो जाएगा? बेगू किसान आंदोलन आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो बेगू किसान आंदोलन के बारे में बात करें तो बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी आपकी कब हुई थी? 1921 में। किसके नेतृत्व में हुई थी? नेतृत्व की बात करें तो नेतृत्व में हुई थी आपकी रामनारायण चौधरी। कौन थे आपके इसके नेतृत्वकर्ता? कौन थे आपके? रामनारायण चौधरी। ठीक है, रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में। और सहयोग किसने किया था सर्वप्रथम इसका? रामनारायण चौधरी का सहयोग किया था आपका विजय सिंह फतिक ने। किसने किया था? आपके सहयोग किया था आपके विजय सिंह फतिक ने। विजय सिंह फतिक ने। यहाँ से बेगू किसान आंदोलन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार देखो सभी। बात करते हैं इसकी शुरुआत कौन से स्थान से हुई थी। स्थान का बात करें तो आपके मेनाल भैरवकुंड नामक स्थान से हुई थी आपकी। मेनाल और मेनाल या आ सकता है आपके भैरवकुंड आ सकता है ऑप्शन में, स्थान से हुई थी। वही आपकी बात करें, आप बेगू किसान आंदोलन से संबंधित बात करें हम, तो बात करें यहाँ पे पारसौली समझौता। आपको पूछा जाता है कि पारसौली समझौता कब हुआ था आपका? पारसौली समझौता कौन सा समझौता आपका? पारसौली समझौता। तो पारसौली समझौता की बात करें हम तो पारसौली समझौता होता है आपका 1922 में। कब हुआ था दोस्तों? 1922 के अंदर हुआ था। ठीक है, और आपके वहीं आपके बेगू के आपकी बात करें यहाँ के सामंत के साथ जो समझौता होता है किसानों का, सामंत के साथ समझौता होता, उस समझौता को मेवाड़ सरकार ने क्या बोला? उसमें समझौता को मेवाड़ सरकार ने बोला आपके बोल्शेविक समझौता का दर्जा दिया गया था। बोल्शेविक समझौता क्या बोला गया था उसको? बोल्शेविक समझौता बोला गया था। वहीं आपकी बात करें इसकी जांच है तो कौन सा आयोग गठित होता है? जांच के लिए बात करें तो इसकी जांच के लिए होता है आपका ट्रेंच आयोग। कौन सा गठित होता है आपका? ट्रेंच आयोग। और ट्रेंच आयोग की सिफारिश पर ही आपके विजय सिंह फतिक को सजा हुई थी। ठीक है, सजा की बात करें तो ट्रेंच आयोग की सिफारिश पर किसको सजा हुई थी? आपकी विजय सिंह फतिक को सजा हुई थी। वही बात करें आपके यहाँ पे एक घटना हुई थी, उस घटना का क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है जो बेगू किसान आंदोलन से संबंधित थी। उस घटना का नाम बात करें तो कौन सी घटना थी? वो घटना थी आपकी कौन सी? गोविंदपुरा गांव में गोविंदपुरा घटना थी आपकी। कौन सी? आपकी गोविंदपुरा कांड। कौन सी? आपकी गोविंदपुरा कांड। गोविंदपुरा कांड के नाम से जिसको जानते हैं, बार बार आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये घटना जो गोलीबारी चली गई थी इसके अंदर, उस पर किस का सहयोग था? आपके ट्रेंच आयोग के आदेश पर ये गोलीबारी हुई थी आपकी गोविंदपुरा कांड। कब हुआ था आपका? 13 जुलाई 1923 को हुआ था। कब हुआ था आपका? 13 जुलाई 1923 को होता है आपका कौन सा? गोविंदपुरा कांड। और इसमें 2 किसान मारे गए थे अपने। 2 किसान कौन से मारे गए थे आपकी बात करें यहाँ पर तो 2 किसान बार बार पूछे जाते हैं। दोनों किसानों का नाम आपके रूपाजी और करपाजी धाकड़ शहीद हो गए थे। कौन हुए थे आपके? रूपाजी व करपाजी धाकड़। वह करपाजी धाकड़। तो यहाँ से था ये बेगू आंदोलन था। वही बात करें आपकी चांदखेड़ी नामक घटना है, वो हुई थी आपकी 1 मई 1921 को। कब हुई थी? आपकी पूरी डेट आपको पूछ ली जाए तो 1 मई 1921 को ये आपकी चांदखेड़ी घटना हुई थी। किस किसान आंदोलन से संबंधित थी? आपकी बेगू किसान आंदोलन से संबंधित थी। तो देखो एक घटना तो आपकी चांदखेड़ी थी, दूसरी घटना थी आपकी गोविंदपुरा हत्याकांड। वो हुई थी आपकी 13 जुलाई 1923 को। कब हुई थी? 13 जुलाई 1923 को। इसकी शुरुआत हुई थी 1921 में बेगू किसान आंदोलन की। वही बात करें इसका नेतृत्व आपके रामनारायण चौधरी ने किया था। ठीक है, कहाँ से शुरुआत हुई थी? आपकी मेनाल भैरवकुंड से स्टार्ट हुई थी। पारसौली समझौता आपका 1922 के अंदर हुआ था, आपका बेगू किसान आंदोलन से संबंधित था। और इनके साथ जो आपके बेगू के सामंती के साथ जो समझौता होता है उसको मेवाड़ सरकार ने जो आपकी बोल्शेविक समझौता दिया था। ठीक है, क्या दिया था? आपके बोल्शेविक समझौता दिया था। ये समझौता किसके साथ होता है? आपके अनूप सिंह के साथ। किसके साथ होता है? आपका अनूप सिंह के साथ ये समझौता होता है, जिसे मेवाड़ सरकार ने बोल्शेविक समझौता किया। और इसके तहत आपके अनूप सिंह को आपके सामंत पद से हटा भी दिया गया था। ठीक है,
किसको हटा दिया गया था, आपके अहमद सिंह को हटा दिया गया था। और आपके यहाँ पर अनूप सिंह को हटाने के बाद, ठीक है, यहाँ पर लाल अमृतलाल को संरक्षक नियुक्त किया गया था। यहाँ पर कौन आए थे फिर आपके हटाने के बाद, आपके लाल अमृतलाल आए थे, लाल अमृतलाल, ये भी याद कर लेना। पूरा क्वेश्चन, पूरा बैगो किसान आंदोलन आपको वापस पढ़ा दिया। दूध व खारा किसान आंदोलन की बात करें, देखो दूध व खारा किसान आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा जाता है किस रियासत से संबंधित है, तो रियासत से बात करें तो बीकानेर रियासत से संबंधित है। कौन सी रियासत से संबंधित है, आपकी बीकानेर रियासत से संबंधित है। और कहाँ पर होता है ये, आपके चोरों के अंदर होता है, चोरों के अंदर। और इसका नेतृत्व किसने किया था, आपके नेतृत्व की बात करें तो हनुमाना राम चौधरी ने किया था। किसने किया था दोस्तों, हनुमाना राम चौधरी ने किया था। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध व खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, हनुमान राम चौधरी ने किया था। वही पूछिए हम शेखावटी किसान आंदोलन, ये आपके 1922 में शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1922 में शुरू हुआ था आपका शेखावटी आंदोलन। वहीं वहाँ पर बात करें मारवाड़ किसान आंदोलन, इसकी शुरुआत मानी जाती है, जिससे बोला जाता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो तौल आंदोलन से मानी जाती है। किससे मानी जाती है, आपकी तौल आंदोलन से मारवाड़ किसान आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। कि मारवाड़ किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तौल आंदोलन से मारवाड़ किसान आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। वहीं यदि आपको पूछते हैं कि मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रारंभ नेतृत्व किसने किया था, तो नेतृत्व किया था आपके जयनारायण व्यास ने। किसने किया था, आपके जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास। तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बैगो किसान आंदोलन। क्या हो जाएगा दोस्तों, बैगो किसान आंदोलन अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी दूध व खारा हमने देख रहा, हनुमान राम चौधरी थे, बीकानेर की रियासत से संबंधित था। शेखावटी किसान आंदोलन 1922 इसमें होता, देश राज वगैरह याद कर सकते हो आप, नेतृत्व करता। और मारवाड़ किसान आंदोलन की बात करें तो आपकी शुरुआत में तौल आंदोलन की इसकी शुरुआत मानी जाती है। जयनारायण व्यास इसके प्रारंभिक नेतृत्व करता थे। कौन थे, आपके जयनारायण व्यास आपके प्रारंभिक नेतृत्व करता थे। जयनारायण व्यास को आप अच्छी तरह से जानते भी हो। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं दोस्तों। 52 क्या आता है, देखो सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करना में मारवाड़ हितकानी सभा, देखो मारवाड़ हितकानी सभा की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो मारवाड़ हितकानी सभा 1923, तो बिल्कुल राइट है। यहाँ पर देखो दो क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। देखो 1923 में बात करें आपकी मारवाड़ हितकानी सभा, तो मारवाड़ हितकानी सभा की 1923 में स्थापना की थी आपके ब्रज किशोर शर्मा व उखमीचंद जैन के अनुसार। बात करें आपके दो थे, आपके ब्रज किशोर शर्मा व उखमीचंद जैन के अनुसार मारवाड़ हितकानी सभा की स्थापना कब की गई थी, 1923 में। यहाँ पर नोट करके लिख लो, क्योंकि कन्फ्यूज इसमें होते हैं आप। कैसे होते हैं क्वेश्चन कन्फ्यूज, मैं बता देता हूँ। अभी देखो आपके नोट, आपके ब्रज किशोर शर्मा व आपके उखमी चंद के अनुसार, उखमी चंद के अनुसार दोस्तों, चंद के अनुसार मारवाड़ हितकानी सभा की स्थापना कब हुई थी, आपकी 1923 के अंदर हुई थी। और किसने की थी, आपकी जयनारायण व्यास ने। किसने की थी, आपकी जयनारायण व्यास ने की थी। किसने की थी दोस्तों, जयनारायण व्यास ने। ये भी कर लेना साथ साथ। तो यहाँ पर देखो जयनारायण व्यास, इसमें कंफ्यूज क्यों होती है, देखो सबसे ज्यादा बता देता हूँ मैं। मारवाड़ हितकानी सभा का कई जगह उल्लेख मिलता है 1921, ठीक है। और जयनारायण व्यास थे आपके। इसके साथ साथ देखो मैं बता देता हूँ, दोनों क्वेश्चन यहाँ पर नोट लिख के लिख लेना, नोट करके लिखा देता हूँ कि आपके ब्रज किशोर शर्मा और उखमीचंद के अनुसार तो 1923 जयनारायण व्यास, और कौन थे आपके इनके साथ आनंद राज सुराणा थे। कौन थे, आनंद राज सुराणा, आनंद राज सुराणा। इनके अनुसार 1923 में बात करें तो 1923 में ब्रज किशोर शर्मा और उखमीचंद के अनुसार। वहीं बात करें मारवाड़ हितकानी सभा की डेट, आपको ये भी देखने को मिल सकती है, मारवाड़ हितकानी सभा। कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऑप्शन में दोनों में से एक आएगी, या तो 1921 आएगा या 1923 आएगा। ठीक है, तो 1923 भी सही है। किसके अनुसार, आपके ब्रज किशोर शर्मा और उखमीचंद के अनुसार 1923 मानी गई है। और वैसे मारवाड़ हितकानी सभा की स्थापना 1921 मानी गई है। क्या मानी गई है, आपकी 1921 मानी गई है। तो दोनों चीज़ों में कन्फ्यूज मत होना, ना दोनों डेट याद करना, ऑप्शन में दोनों मिलेंगे आपको। और यदि माने आपको दोनों मिल जाए ऑप्शन में, तो आपको 1923 को ही प्राथमिकता देनी है, क्योंकि डायरेक्ट आप सीधे ऑब्जेक्शन लगा सकते हो ब्रज किशोर शर्मा और उखमीचंद के अनुसार। ठीक है, या आप डायरेक्ट ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, लेकिन ऐसी डेट नहीं पूछी गई आज तक। या तो 1921 पूछी गई है आपके एग्जाम में, या 1923 पूछी गई है। ठीक है दोस्तों, मारवाड़ लोक परिषद की बात करें, मारवाड़ लोक परिषद की बात करें तो आपकी 1938 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1938 के अंदर हुई थी। ठीक है, स्थापना किसने की थी, आपकी इसके रणछोड़ दास गटानी अध्यक्ष थे। क्या थे आपके, रणछोड़ दास गटानी अध्यक्ष, दास गटानी क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। याद कर लेना। महिला आश्रम भीलवाड़ा 1944 में स्थापना हुई थी। महिला आश्रम भीलवाड़ा की बात करें कब हुई थी, इसकी स्थापना 1944 के अंदर हुई थी। किसने की थी, आपकी भीलवाड़ा के अंदर,
नारायणी देवी ने। किसने की थी इसकी स्थापना? महिला आश्रम भीलवाड़ा के अंदर नारायणी देवी ने, नारायणी देवी द्वारा स्थापना। ठीक है, सीधा सीधा पूछा जाएगा कि महिला आश्रम भीलवाड़ा में स्थापना किसने की थी? तो नारायण देवी द्वारा की गई थी। कब की गई थी? आपकी 1944 में की गई थी। वही अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में की गई थी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में की गई थी। तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका ABCD। वही बात कर लेते हैं हम अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की 1927 में कब हुई थी स्थापना? 1927 की बात करें तो आपके 16 से 18 दिसंबर को हुई थी। 16 से 18 दिसंबर को इसका प्रथम अधिवेशन भी चला था आपका। कहाँ पर? बम्बई के अंदर। कहाँ पर चला था दोस्तों? बम्बई के अंदर। सीधा क्वेश्चन आ जाए, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कहाँ पर हुई थी? आपकी बम्बई के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? आपकी बम्बई के अंदर हुई थी। और आपकी यहाँ पर इसके बहादुर रामचंद्र राव इसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। ये कौन सा? आपके बहादुर रामचंद्र राव। इतने डीप में नहीं जाएगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं सुमलित की बात पूछी थी, तो हमें पूछा गया था कि मारवाड़ हितकानी सभा 1923 याद कर लेना। ब्रजकिशोर शर्मा और खमीचंद के अनुसार। वैसे मारवाड़ हितकानी सभा की स्थापना 1921 भी याद आ सकता है ऑप्शन में। ठीक है, स्थापना की थी आपके जयनारायण व्यास और आनंद राज सुराणा के द्वारा। और मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे आपके रणछोड़ दास कटानी। महिला आश्रम की स्थापना 1944 में नारायण देवी द्वारा की गई थी भीलवाड़ा के अंदर। और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में बम्बई के अंदर की गई थी। कहाँ पर? आपके बम्बई के अंदर की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ABCD ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्न में से कौन सा प्रजामंडल नेता सम्मिलित नहीं है? कौन सा प्रजामंडल नेता सम्मिलित नहीं है, ये हमें पूछा गया क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन पहला दे रखा आपका भरतपुर प्रजामंडल। तो भरतपुर प्रजामंडल की गोपीलाल यादव जुड़े हुए थे। ठीक है, वही बात कर लेते हैं हम साथ साथ इनकी स्थापना। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1938 के अंदर। कब हुई थी? 1938 के अंदर भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी आपकी किशनलाल जोशी द्वारा। किसके द्वारा? आपके किशनलाल जोशी द्वारा स्थापना की गई थी। दूसरा दर का बूंदी की बूंदीलाल से हीरालाल कोठारी सम्मिलित नहीं है। आपका गलत हो जाएगा। हमें ये तो पूछा कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये पूछे कि फिर आपके हीरालाल कोठारी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपके मेवाड़ प्रजामंडल आ सकता है या उदयपुर प्रजामंडल आ सकता है। किससे संबंधित? आपके मेवाड़ प्रजामंडल से। हीरालाल कोठारी का संबंध किससे था? आपका मेवाड़ प्रजामंडल से था इनका संबंध। वही बात कर लेते हैं हम दोनों की। देखो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की बात करें, साथ साथ ये भी याद कर लो, क्वेश्चन तो अपना हो गया। बूंदी की स्थापना 1931 में हुई थी। ठीक है, और किसने की थी प्रजामंडल की स्थापना? कांतिलाल ने की थी। किसने की थी दोस्तों? कांतिलाल ने इसकी स्थापना की थी। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल द्वारा की गई थी। वही देखो अलवर की बात करें, अलवर प्रजामंडल के आपके भवानी शंकर शर्मा थे। अलवर प्रजामंडल की बात करें तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? आपकी स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी 1938 में। कब हुई थी? 1938 में। और किसके द्वारा की गई थी? आपकी हरिनारायण शर्मा द्वारा। किसके द्वारा? आपके हरिनारायण शर्मा द्वारा। हरिनारायण शर्मा द्वारा। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। वही बात करते हैं बात करें आपकी कोटा की प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? कोटा की स्थापना हुई थी 1939 में। कब हुई थी? 1939 में। और किसके द्वारा? आपके पंडित न्यूनाराम शर्मा के द्वारा। और वही हम बात करें मेवाड़ प्रजामंडल की, तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी आपकी 24 अप्रैल 1938 को। कब हुई थी? आपकी 24 अप्रैल 1938 को। किसके द्वारा की गई थी? आपकी माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। किसके द्वारा? आपके माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। ये देखो पूरे चारों ऑप्शनों के हमने ये भी देख लिया, साथ साथ हमने 5 प्रजामंडल भी याद कर लिए, 5 प्रजामंडल की डेट भी याद कर ली। तो निम्न में से कौन सा युग्म असम्मिलित है? तो असम्मिलित आपका ऑप्शन नंबर 2 बूंदी। आपके हीरालाल कोठारी बूंदी से संबंधित नहीं है। बूंदी से ये आपके हीरालाल कोठारी वो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में किशनलाल जोशी द्वारा। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 में कांतिलाल द्वारा। और आपकी कोटा की 1939 से पंडित न्यूनाराम शर्मा द्वारा स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 की बात करते हैं दोस्तों। 54 क्या अपना संस्कृति के वैश्विक प्रभाव के साथ साथ स्थानीय प्रभाव का मिश्रण कहलाता है। देखो संस्कृति अपनी संस्कृति के वैश्विक प्रभाव के साथ साथ स्थानीय प्रभाव का मिश्रण कहलाता है। आपका मैकडोनाल्डाइजेशन, वर्ल्ड सोशल फोरम, ग्लोबलाइजेशन, वैश्विक उदारीकरण। तो यहाँ पर 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन क्या कहलाता है? आपका ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 54 का। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 की। वैश्वीकरण के प्रभावों से संबंधित निम्नलिखित में से असत्य कथन है। वैश्वीकरण के प्रभावों में से निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है, ये हमें बताना है आपकी 55 के अंदर। ठीक है, वैश्वीकरण में विप्रादेशीकरण तथा उपभोक्तावाद में वृद्धि हुई है। बिल्कुल
वैश्वीकरण से आपके विप्रादेशिकरण व उपभोक्तावाद में क्या हुई है, आपकी वृद्धि हुई है। बिल्कुल आपका सत्य कथन है। वैश्वीकरण में संस्कृति के सजातीकरण में कमी हुई है, नहीं, कमी नहीं हुई है, क्या हुई, आपकी वृद्धि हुई है। ठीक है, सबसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या हुई आपकी वैश्वीकरण में बात करें संस्कृति के सजातीयकरण में वृद्धि हुई है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हमें क्या पूछा, असत्य कथन तो पूछा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्वीकरण के प्रभाव में व्यक्तिगत के साथ साथ सार्वजनिक भी होते हैं। बिल्कुल, वैश्वीकरण के प्रभाव व्यक्तिगत के साथ साथ कैसे होते हैं, आपके सार्वजनिक भी होते हैं। वैश्वीकरण में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व ब्रह्म स्त्रोतन में वृद्धि हुई है, तो बिल्कुल राइट। ठीक है, हमें पूछा था असंगत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका असंगत हो जाएगा 55 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 की। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने परसों ही अपनी क्लास हुई थी मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। ठीक है, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की क्लास हमने पढ़ी थी, नाथ पब्लिकेशन के क्वेश्चन किए थे। कौन सी में, आपके मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। ठीक है, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की क्लास हुई थी अपनी, नाथ पब्लिकेशन के क्वेश्चन का एनालिसिस किया था। किसके, हमने नाथ पब्लिकेशन की जो बुक थी, नाथ की बुक थी, इसका एनालिसिस कर रहे थे। उसमें अपनी परसों अपनी क्लास हुई, आप देख सकते हो अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से आपको प्रत्येक अनुच्छेद के साथ आपको याद करवाने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं अपने क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हुए पहला कथन क्या दे रखा है, राजस्थान के मंत्री अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल के समक्ष अनुच्छेद 164(3) में दिए गए प्रारूप के अनुसार पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दे रखा है कि राजस्थान के मंत्री जो है अपना पद व ग्रहण करने से पूर्व, देखो पूर्व नहीं लेते आप। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है, पूर्व नहीं। ठीक है, सदस्य बनने के बाद, ठीक है, सदस्य बनते ही राज्यपाल के समक्ष अनुच्छेद 164(3) के दिए गए प्रारूप के पद व गोपनीयता शपथ ग्रहण करते हैं। बिल्कुल, कौन सी अनुसूची के तहत, तीसरी अनुसूची के तहत, तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं। ठीक है, और पूर्व नहीं लेते आपके सदस्य निर्वाचित होने के बाद। ठीक है, मंत्री पद अपना पद ग्रहण करने के बाद नहीं लेते। देखो मंत्री पद ग्रहण करने के पूर्व है। ठीक है, मंत्री पद बाद में दिया जाता है। सदस्य बनते हैं आपके विधानसभा में सदस्य बनते हैं, तब क्या किया जाता है, आपको शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, वो अनुच्छेद 164(3), देखो शपथ तो सही है, लेकिन पूर्व आपके मंत्री पद से, तो मंत्री पद से आपके मंत्री चुनने के बाद मंत्री पद की वो शपथ नहीं होती है। ठीक है, वो सदस्य के रूप में शपथ लेता है। किसके रूप में, सदस्य के रूप में शपथ लेता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा दे रखा है आपका अनुच्छेद 164(2), अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करके, नहीं, अनुच्छेद 164(1) के तहत। यदि प्रसाद पर्यंत शब्द आ जाए आपको, देखिए, तो अनुच्छेद 164(1) के तहत, ठीक है, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करेगी। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 102 दे रखा है। अनुच्छेद 164(2) में क्या आपका अनुच्छेद 164(2) की बात करूँ मैं आपकी, तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है। विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है। सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करें तो आपका अनुच्छेद 164(2) आ जाएगा, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। बिल्कुल राइट। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। बिल्कुल राइट। उपयुक्त में सत्य कथन की बात करें तो केवल 3 सत्य हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही बात करें हम आपका राज्य विधानमंडल का बात करें तो राज्य विधानमंडल है आपका, राज्य विधानमंडल है संविधान किस भाग में, आपके संविधान के भाग 6 में। कौन से भाग में, आपके संविधान के भाग 6 में। ठीक है, ये भी साथ साथ याद कर लेना, अनुच्छेद याद कर सकते हो आप। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री कौन रहे हैं जो सामाजिक नीति अनुसंधान संस्थान जयपुर के आजीवन अध्यक्ष रहे? हरदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत, शिवचरण माथुर, अशोक गहलोत। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, शिवचरण माथुर। कौन रहते हैं आपके, शिवचरण माथुर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो शिवचरण माथुर की बात करें यहाँ पर, सबसे पहले हम शिवचरण माथुर की बात करें तो शिवचरण माथुर आपके असम के राज्यपाल रहे। फिर क्या रहे, आपके असम के राज्यपाल रहे, असम के राज्यपाल रहे। ठीक है, आपके प्रशासनिक सुधार आयोग राजस्थान के अध्यक्ष भी रहे, राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष, सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन है, आपके शिवचरण माथुर। ठीक है, वहीं आपके बात करें इन्होंने अपना इस्तीफा क्यों दिया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस्तीफा देने का कारण क्या था, तो आपके डी के विधायक थे, आपके इस्तीफा क्यों दिया था इन्होंने। इस्तीफा की बात करें हम तो इस्तीफा दिया था आपके डी के विधायक, डी के विधायक थे आपके, डी के विधायक, जो आप वर्तमान नया जिला बन चुका है ना डी, तो डी के विधायक थे उस समय आपके राजा मान सिंह।
और राजा मान सिंह की पुलिस गोलीबारी में क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे, ठीक है, मृत्यु हो गई थी। पुलिस गोलीबारी में मृत्यु, ठीक है। राजा जी थे आपके, राजा जी को पुलिस गोलीबारी में उड़ा दिया गया, ठीक है। तो डी विधायक थे आपके उस समय, उनके कारण आपके शिवचरण माथुर को क्या दिया गया था, आपका इस्तीफा देना पड़ा था। तो 3 विधायक थे जो आपके कारण के दे थे। जैसे आपके हरिदेव जोशी है, वो आपके सीकर के अंदर वो दिवराला कांड होता, कौन सा आपका दिवराला कांड होता, उसके कारण इस्तीफा देना पड़ा। एक आपके फाड़िया थे, आपके जगन्नाथ फाड़िया, उन्होंने महादेवी वर्मा पर टिप्पणी की थी, आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसके कारण इस्तीफा देना पड़ा। तीनों क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो असम का राज्यपाल असम का राज्यपाल पद छोड़कर राजस्थान के सीएम बने, ठीक है। लगातार 10 विधानसभाओं के विधायक रहे, विधानसभा के विधायक बने, लगातार 10 विधायक, यानी अपनी मृत्यु तक के विधायक थे अपनी, ठीक है। एक भी चुनाव नहीं आ रहे अपने जीवन के अंदर हरिदेव जोशी, ठीक है। इसके साथ साथ भैरों सिंह की बात करें, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री सीएम, ठीक है। उपनाम की बात करें तो बाबूशाह के नाम से जाना जाता है। किस पार्टी से बने थे प्रथम, जनता पार्टी से। 11वें उपराष्ट्रपति बने, कौन से राष्ट्रपति बने आपके, 11 उपराष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति का चुनाव हारने वाले भैरों सिंह शेखावत, ठीक है। खाचरेवाद से संबंधित है इनका। अशोक गहलोत अपने जादूगर, बात करें अपने जादूगर की तो वो कौन हो जाएंगे आपके, अशोक गहलोत हो जाएंगे। वही एक क्वेश्चन और याद कर सकते हो यहाँ पर, देखो 3 बार से अधिक मुख्यमंत्री की बात करें तो 3 बार से अधिक बने, ये भी आपकी, ठीक है। भैरों सिंह शेखावत भी आपके 3 बार बने, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 या 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाले मुख्यमंत्रियों के नाम बताइए, तो मोहनलाल सुखाड़े आता है आपका, वहाँ पर अशोक गहलोत आता है, भैरों सिंह शेखावत आता है, ठीक है। ऐसे नाम देखने को मिलते हैं, ठीक है। वहीं आपके भैरों सिंह शेखावत में एक क्वेश्चन और याद कर सकते हो आप, सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन का सामना किया, सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन का सामना किया, राष्ट्रपति शासन का सर्वाधिक बार मतलब 2 बार सामना किया था इन्होंने, ठीक है, 2 बार, ठीक है। एक तो 1977 के अंदर और एक कब 1992 के अंदर, ठीक है। 1992 वाला आपका बाबरी मस्जिद का कारण, क्या था आपका, बाबरी मस्जिद था, ठीक है। 1977 था, 1980 था, 1980 था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं आपकी क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री कौन है रहे हैं जो सामाजिक नीति अनुसंधान संस्थान जयपुर के आजीवन अध्यक्ष रहे, वो थे आपके शिवचरण माथुर। कौन थे आपके, शिवचरण माथुर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 क्या था आपका, आरपीसी के किस नवाचार के लिए 29 जुलाई 2016 को नई दिल्ली में स्मार्ट गवर्नेंस इनिशिएटिव पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया। माई एग्जाम, माई ऑनलाइन रिव्यू, ऑन स्क्रीन मार्किंग एप्लीकेशन, आगंतुक प्रबंधन प्रणाली, ऑनलाइन सब्सक्राइब पैनल। तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑन स्क्रीन मार्किंग एप्लीकेशन। पूछा जा सकता है क्योंकि पिछले एग्जाम में ये पूछ लिया गया था कि आरपीसी ने अभी तक कितनी ऑनलाइन एग्जाम करवाई थी, तो अब आगे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लेना, इसको पूछा जा सकता है ये। आरपीसी किस नवाचार के लिए 29 जुलाई 2016 को दिल्ली में स्मार्ट गवर्नेंस इनिशिएटिव पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑन स्क्रीन मार्किंग एप्लीकेशन, ऑन स्क्रीन मार्किंग एप्लीकेशन। चलो बात कर लेते हैं आरपीसी की, तो आरपीसी का थोड़ा सा याद कर लेते हैं। आरपीसी की बात करें तो आप एक आरपीसी कैसा आयोग है, आयोग की बात करें तो एक संवैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है आपका, संवैधानिक आयोग है। सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि आरपीसी कैसा आयोग है आपका, संवैधानिक आयोग है, ठीक है। संवैधानिक आयोग है तो सर कौन से भाग के अंदर है, तो आपके संविधान के भाग 14 के अंदर इसका उल्लेख है। कौन से भाग में, आपके संविधान के भाग 14 के अंदर है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, आपके 315 से लेकर 323 तक आपके आरपीसी का उल्लेख है, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे आपके राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख है, ठीक है। यही बात करें आपके गठन की बात करें इसकी, तो गठन की बात करें तो आपका सबसे पहले आपका अध्यादेश जारी होता है। अध्यादेश की बात करें, इसके गठन के संबंधित बात करें तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है अध्यादेश का,
कौन सा अध्यादेश। तो इसका अध्यादेश जारी होता है आपका 16 अगस्त 1949 को। कब होता है दोस्तों, 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश जारी होता है आरपीसी का। सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। वही बात करें इसका प्रकाशन कब होता है, प्रकाशन अध्यादेश का प्रकाशन होता है आपका 20 अगस्त 1949 को। कब होता है आपका 20 अगस्त 1949 को, ये याद कर लेना फिर से। फिर ये बात करें, तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजपत्र में या आपके सदस्यों की नियुक्ति के साथ, तीसरा क्वेश्चन क्या आता है आपका, तीसरा आता है कि राजपत्र या सदस्यों की नियुक्ति के साथ अधिनियमित रूप से लागू कब हुआ, अधिनियमित रूप से लागू आता है। ये आपका बात करें, ये आपकी 22 दिसंबर 1949 को। कब आता है आपका 22 दिसंबर 1949 को ये लागू हुआ था। तो यहाँ पर बात करें हम, देखो बात करें हम आरपीसी की, तो आरपीसी की बात करें संवैधानिक आयोग है, जिसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 315 से 323 के बीच उल्लेख है, जिसका भाग की बात करें अनुच्छेद 14 के अंदर है, ठीक है। इसका अध्यादेश जारी होता है आपका 16 अगस्त 1949 को, प्रकाशन होता है आपका 20 अगस्त 1949 को। ये अधिनियमित रूप से लागू होता है आपका 22 दिसंबर 1949 को, कि एक आरपीसी होगा, इसके इतने सदस्य होंगे, अपना काम करना शुरू कर दिया था आपके 22 दिसंबर 1949 से आपके आरपीसी ने। वही बात कर लेते हैं वर्तमान अध्यक्ष की। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो आपके एग्जाम खत्म करवाने के बाद 8वीं जाएंगे आपके उत्कल रंजन साहू। कौन है आपके, उत्कल रंजन साहू। इनका 26 सितंबर तक ही उनका कार्यकाल है। सबसे पहले तो ये याद कर लेना, पर नए आ जाएंगे अगले एग्जाम के लिए, नए याद करना पड़ेगा आपको। उत्कल रंजन साहू है वर्तमान में। और आपके प्रथम कौन थे, दोस्तों, प्रथम थे आपके एस.के. घोष। कौन थे आपके, एस.के. घोष थे। आरपीसी के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो आपके एस.के. घोष थे, ठीक है। वहीं आपके पूछा जाता है कि सबसे लंबे से अवधि वाले आपके एस.टी. तिवारी थे। से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहाँ पर याद कर लो। सबसे लंबी अवधि की बात करें तो वो कौन थे आपके डी.एस. तिवारी। कौन थे आपके, डी.एस. तिवारी थे, ठीक है। न्यूनतम कार्यकाल की बात करें, आपके न्यूनतम कार्यकाल वाले बात करें हम, न्यूनतम कार्यकाल की बात करें तो न्यूनतम कार्यकाल वाले थे आपके कौन, बी.एल. राउत। कौन थे आपके, बी.एल. राउत। यहाँ पर याद कर सकते हो, ठीक है। महिला सदस्यों की बात करें, महिला अब तक 7 सदस्य बन चुकी है। कितनी आपकी, 7 सदस्य। महिलाओं की बात करें तो महिला अब तक 7 सदस्य आरपीसी सदस्य बन चुकी है। काफ़ी बार पूछा जाता है। प्रथम महिला की बात करें, प्रथम महिला सदस्य कौन थी, वो थी आपकी कांता खातूरिया। कौन थी आपकी, कांता खातूरिया। याद कर सकते हो। इस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ें याद करोगे तो रिवीजन होना चाहिए अपना एक ही लक्ष्य है कि रिवीजन जितना हो सके, जितना अच्छा रिवीजन हो सके वही अच्छा है आपका। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। राजस्थान के मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के संबंध में सही सम्मिलित नहीं है। तो आपके श्रीमती कुशल सिंह आपकी राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव की बात करें तो कौन थी आपकी, श्रीमती कुशल सिंह थी। वर्तमान में 2 बन चुके हैं। दूसरी थी आपकी उषा शर्मा। दूसरी कौन सी थी आपकी, उषा शर्मा, जो आपकी वर्तमान सुधार पंत से पहले थी। तो ये आपका बिल्कुल सही है। राजीव महर्षि भैरव सिंह शेखावत के समय थे, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। श्री नरेश चंद्र आपके हरिदेव जोशी के समय थे। श्री सांवलदास उज्ज्वल आपके मोहनलाल सुखाड़िया के समय थे। बिल्कुल राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें, कौन सा सम्मिलित नहीं है मुख्य सचिव की, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात कर लेते हैं वर्तमान की बात करें। वर्तमान मुख्य सचिव कौन है आपके, वर्तमान मुख्य सचिव आपके सुधांश पंत। कौन है दोस्तों, सुधांश पंत। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा सुधांश पंत, ठीक है। पूर्व कौन था आपका, सुधांश पंत से पूर्व थी आपकी, पूर्व कौन था आपका, उषा शर्मा। राजस्थान की दूसरी महिला, और दोनों महिलाएं आपके मुख्य सचिव बनी है। दोनों के काल में आपके मुख्यमंत्री कौन थे आपके, अशोक गहलोत। कौन थे आपके, अशोक गहलोत। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 की। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया विनियम 2001 किस तिथि को लागू हुआ था आपका, 14 नवंबर 2001 को, 2 अक्टूबर 2001 को, 24 जून 2001 को, 19 जनवरी 2001 को। तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 जनवरी 2001 को लागू हुआ था आपका राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया विनियम 2001 की स्थिति को लागू हुआ था आपका 19 जनवरी 2001 को लागू हुआ था, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं हम राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें हम तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत
कौन सा 1993 के तहत आपके राजस्थान में मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान में मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी, आपको बात करें आपकी 18 जनवरी 1999 को। स्थापना की बात करें कब हुई थी आपकी? 18 जनवरी 1999 को स्थापना हुई थी आपकी राजस्थान मानव अधिकार आयोग की। ठीक है, और बात करें इसका मुख्यालय कहाँ पर आपका? मुख्यालय की बात करें हम तो मुख्यालय कहाँ पर आपका? जयपुर के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर के अंदर राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय है। वही बात करें हम राजस्थान वर्तमान अध्यक्ष कौन है आपके? वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष है आपके गंगाराम मूलचंदानी। कौन है आपके? गंगाराम मूलचंदानी। गंगाराम मूलचंदानी। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष थी कौन है आपकी? प्रथम अध्यक्ष थी आपकी महिला अध्यक्ष थी प्रथम कौन थी आपकी? कांता भटनागर। कौन थी आपकी? कांता भटनागर। ठीक है, सभी याद कर लेना यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं दोस्तों। 61 क्या था देखो, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में ग्राम सभा कितनी न्यूनतम बैठकें होना आवश्यक है? तो यहाँ पर बताओ 1 2 3 4, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके 2। ठीक है, एक न्यूनतम वित्तीय वर्ष में बात करें आपके जो आपकी अप्रैल से आपके 31 मार्च तक शुरू होता है आपका। ठीक है, तो इसमें बात करें आपके न्यूनतम बैठक में होना चाहिए आपके 1 2 3 4, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कितनी न्यूनतम बैठक होनी चाहिए एक वित्तीय वर्ष में? आपकी 2 होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही बात करते हैं हम पंचायती राज की बात करते हैं। राजस्थान में पंचायती राज की बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम पंचायती राज की बात करें तो देखो राजस्थान की बात करें तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान में बात करें तो देखो पंचायती राज का गठन होता है राजस्थान के अंदर। तो गठन कब होता है आपका? 2 अक्टूबर 1959 को। और कहाँ से शुरुआत हुई थी आपकी? बगदरी गाँव नागौर से। बगदरी गाँव नागौर से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, सबसे पहले बात करें हम आपके कौन थे पीएम उस टाइम? पीएम थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। आपके अनुच्छेद 40 में पंचायती राज चुनाव का उल्लेख है। अनुच्छेद 40 में पहले आपके अनुच्छेद 40 में पंचायती राज चुनाव का उल्लेख था और राज्य सूची का विषय था। ठीक है, राज्यों को अधिकार दिया गया था। ठीक है, वही बात करते हैं फिर आपकी वहाँ से शुरुआत हुई थी। फिर आपकी बात करें आपका संविधान संशोधन होता आपका 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, और उस समय पीएम थे आपके पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव। इन्होंने बोला कि राजीव गांधी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब पंचायती राज लागू होगा। मतलब राजीव गांधी की बात करें तो पंचायती राज के जनक कौन माने जाते हैं आपके? जनक माने जाते हैं आपके राजीव गांधी। कौन माने जाते हैं आपके? राजीव गांधी। ठीक है, सीधी सी बात है, राजीव गांधी की आत्मा को तब शांति मिलेगी जब आप पंचायती राज कानून पास होगा, क्योंकि एक वोट से आपके राज्यसभा में गिर गया था ये आपका पंचायती राज बनाई, उसी समय लागू हो जाता। ठीक है, 75वां संविधान संशोधन के तहत आपके भाग 9 के अंदर जोड़ा गया। आपके किसमें? आपके भाग 9 के अंदर। ठीक है, भाग 9 में क्या जोड़ा गया आपका? पंचायती राज जोड़ा गया। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जोड़ा गया आपका 243 ए से ओ। कहाँ तक जोड़ा गया? अनुच्छेद 243 ए के तहत। ठीक है, आपकी भारत में बात करें, भारत में आपके राष्ट्रपति हस्ताक्षर होने के बाद पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ आपका। अधिनियम लागू हुआ था आपका भारत में होता आपका 24 अप्रैल 1993 में। कब हुआ था आपके? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था भारत में। ठीक है, भारत में। और अब वही बात करें हम राजस्थान में, तो राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था आपका 23 अप्रैल 1994 को। कब हुआ था आपका? 23 अप्रैल 1994 को। एक दिन पहले होता है। एक वर्ष का समय दिया गया था प्रत्येक राज्यों को कि अपने अपने पंचायती राज अधिनियम के तहत कानून बनाए। ठीक है, तो यही बात करें 24 अप्रैल को क्या बना जाता है? आपका पंचायती राज दिवस बना जाता है, पंचायती राज दिवस। ठीक है, वही बात करें आपके राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज के चुनाव की बात करें तो सर्वप्रथम चुनाव होते हैं आपकी 1960 में। सर्वप्रथम चुनाव की बात करें, क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, ये चुनाव होते हैं आपकी 1960 में राजस्थान के अंदर बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें पूछा गया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में ग्राम सभा में कितनी न्यूनतम बैठक होनी चाहिए आपकी? 2, और पृष्ठभूमि भी हमने साथ साथ देख ली। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62। राजस्थान विधानसभा में विभिन्न समितियों के वर्तमान अध्यक्ष संदर्भ में सूचियों की बात करें तो यहाँ पर देखो बात करते हैं कि दोस्तों यहाँ पर या भी 30 अप्रैल करंट का क्वेश्चन हो सकता है आपका। 30 अप्रैल 2025 को इनका गठन किया गया दोबारा से। तो लोक लेखा समिति की बात करें तो वो कौन हो जाएगी आपकी? टीकाराम जूली। कौन हो जाएगी? टीकाराम जूली। विपक्ष नेता कौन होता है आपका? विपक्ष का नेता होता है। ठीक है, सबसे पहले याद करें यहाँ पर, सबसे पहले याद करें राजस्थान में कुल समितियाँ कितनी आपकी? कुल समितियाँ आपकी 22। कितने? 22। ठीक है, उनमें से 4 क्या है आपकी? वित्तीय समितियाँ। ठीक है, वित्तीय समितियाँ। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके राजस्थान में स्थायी समिति कितनी है? 22 है, उसमें से 4 कितनी है आपकी? वित्तीय समिति है। तो यहाँ पर बात करते हैं, इनका बार बार पूछा जाता है। इसके आपके विपक्ष का नेता होता है टीकाराम जूली है, जो आपकी कांग्रेस से, किसे? आपकी कांग्रेस से। वही बात करें प्राकलन समिति का है
तो और प्राकलन समिति ख, ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम आपकी प्राकलन समिति ख पूछा गया था या क पूछा गया था, ख पूछा गया था मेरे हिसाब से। राजकीय उपक्रम समिति के आपके कालीचरण श्राप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। और कालीचरण श्राप की बात करें तो ये आपके 16वीं विधानसभा की प्रोटेम स्पीकर रहते हैं। क्या रहते हैं दोस्तों? 16वीं विधानसभा, जो वर्तमान 16वीं विधानसभा है, इसके प्रोटेम स्पीकर कौन थे आपके? प्रोटेम स्पीकर थे आपके कालीचरण श्राप। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला हो जाएगा आपका 2, तो पहले 2 में देखो इन 3 में आ रहा है तो चौथा ऑप्शन कैंसिल। राज्य उपकरण समिति हो जाएगा आपका 3, तो डी हो जाएगा आपका 3, तो 3 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्राकलन समिति क की बात करें तो अर्जुन लाल जिनगर है, वर्तमान याद कर लेना। और ख की समिति बात करें तो बाबू सिंह राठौड़ है। ठीक है, वर्तमान आपका यही है। 30 अप्रैल 2025 को इनका दोबारा से अध्यक्ष बनाया गया था। और करंट भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जो करंट की अप्रैल का, अपनी अप्रैल माह की हम करंट के कर रहे हैं क्लास। ठीक है, अप्रैल का जो करंट कर रहे हैं वहाँ से आपको सेकंड ग्रेड में 100% आपका 100% गारंटी लेता हूँ। वहाँ से उन क्वेश्चन जो करवाए मैंने, उन क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 नीतियाँ वहाँ पर आई थी, बहुत शानदार तरीके से 3 नीतियाँ आई थी, अभियान आए थे। ठीक है, राजनीतिक नीतियाँ हुई थी अप्रैल के अंदर। तो अप्रैल का करंट सेकंड ग्रेड के लिए सबसे ज़्यादा महत्व है, जिस प्रकार से फर्स्ट ग्रेड में मार्च माह का पूछा गया था, जून में। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वही बात करें वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों? विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो वासुदेव देवनानी। कौन है दोस्तों? वासुदेव देवनानी। याद कर लेना, हमें तो रिविजन करना है तो फास्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। राजस्थान में वर्ष 2024 में कितने अध्यादेश जारी हुए? तो अध्यादेश की बात करें 0, 1, 2, 3, तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2। कितने अध्यादेश जारी हुए आपके 63 में? सॉरी 3 हो गया आपके। ठीक है, 3 हो गए ना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 हो चुके हैं। ठीक है, राजस्थान में वर्ष 2024 में कितने अध्यादेश जारी हुए आपके? 3 अध्यादेश जारी हुए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64। संविधान सभा में क्रेडेंशियल समिति के अध्यक्ष कौन है? जो आपके संविधान सभा आपका क्रेडेंशियल समिति के अध्यक्ष कौन है? आपके के.एम. मुंशी, जी.वी. मावलकर, अलादी कृष्ण कुमार अय्यर, राजेंद्र प्रसाद। तो कौन थे भाई इस समिति के अध्यक्ष? बताओ भाई। 64 में बात करें आपके, तो 64 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कौन थे आपके? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। के.एम. मुंशी की बात करें, आप प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, प्रारूप समिति के सदस्य, जैसा याद आता है वैसे करो, समिति के सदस्य। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद बात करें, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सदस्य थे, आपके प्रथम राष्ट्रपति भी थे। आपके कौन थे? आपके प्रथम राष्ट्रपति और सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति भी, सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति, काल वाले राष्ट्रपति। वही बात करें आपके राजेंद्र प्रसाद थे, वो संचालन समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे आपके? संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान सभा में संचालन समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे आपके? राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे आपके? राजेंद्र प्रसाद। वही अन्य समिति की बात करें राजेंद्र प्रसाद की, तो राजेंद्र प्रसाद आपके अन्य समितियों की बात करें तो आपके प्रक्रिया के नियमों पर समिति के भी अध्यक्ष थे। कौन थे आपके? प्रक्रिया के नियमों पर समिति थी एक, इसके अध्यक्ष भी कौन थे आपके? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? वित्त व कर्मचारी समिति, इसके अध्यक्ष भी कौन थे आपके? राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे आपके? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और के.एम. मुंशी की बात करें तो व्यापार समिति के थे। किसके थे आपके? व्यापार समिति के अध्यक्ष भी थे आपके, व्यापार समिति के अध्यक्ष भी कौन थे आपके? के.एम. मुंशी। और जी.वी. मावलकर की बात करें, जी.वी. मावलकर की बात करें तो होते आपके संविधान सभा कार्यों पर समिति, जो आपके संविधान सभा थी, आपकी संविधान सभा के कार्यों पर समिति थी, कार्यों पर समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे आपके? जी.वी. मावलकर थे। ठीक है, चारों ऑप्शन देख लिए, चारों की अपनी समितियां देख ली, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं, चलो करते विचार। अनुच्छेद 15(2) किसी प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी परिवर्तनीय है। प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी परिवर्तनीय है, अनुच्छेद 15(2). ठीक है, 15(2) की बात करते हैं हम, तो बिल्कुल सही है। पदोन्नति के आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 16(4) के 77वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, बिल्कुल राइट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(5) आर्थिक वर्ण वर्गों के लिए सार्वजनिक नियोजन में आरक्षण व्यवस्था करता है नहीं, 16(6) करता है। कौन सा करता है आपका? 16(6). ठीक है,
कौन सा करता है आपका 16/6 EWS दिया हुआ है, EWS, ठीक है। तो 16/6 आएगा यहाँ पर, तो तीसरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर उपरोक्त सत्य कथन कौन सा है, तो ए बी सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 65 का। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं हम। 66 क्या आपका, निम्न में से किस वाक्यांश का प्रयोग संविधान के भाग 4A में नहीं किया गया। तो संविधान के भाग 4 की बात करें तो संविधान के भाग 4 में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था आपका, अनुच्छेद 51 क्या जोड़ा गया था, और 51 के कौन सा आपका, मूल कर्तव्य, क्या आपकी मूल कर्तव्य, ठीक है। मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश में जोड़े गए थे। समिति की बात करें दोस्तों तो सरदार श्रवण सिंह समिति, कौन सी समिति थी आपकी, सरदार श्रवण सिंह समिति, श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। कौन सा संविधान संशोधन था, तो संविधान संशोधन की बात करें तो वो था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन सा आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गए थे। कितने जोड़े गए थे उस समय, 10 जोड़े गए। तो सर आपने तो अभी तो वर्तमान में कितने आपकी 11 है, वर्तमान में कितने आपके 11 है। तो सर फिर 11वां कब जोड़ा गया, 11वां जोड़ा गया आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी थे। और 11वां कौन सा था, शिक्षा से संबंधित, किससे संबंधित था, आपके शिक्षा से संबंधित था। तो यहाँ पर बात करें सामाजिक सांस्कृतिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी आपकी, समरसता समानता भी है, लोक कल्याण, तो राइट कौन सा हो जाएगा आपका, लोक कल्याण नहीं है आपका, ठीक है। भाग 4 में लोक कल्याण का प्रावधान नहीं है, सामाजिक संस्कृति है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है, समरसता भी है, ठीक है। और इन 11 की याद कर लेना, 11 की 11 जो आपके मौलिक करते हुए आपके मूल करते हुए, इन मूल करते हुए को सभी को याद कर लेना। 11 का 11 पूछा जाता है, कौन से में है आपकी, अनुच्छेद 51 क्या, 1 अनुच्छेद 51 क्या, 2 अनुच्छेद 51 क्या, 3, तो 11 की 11 आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कन्फर्म पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म सही है। देखो माल खेत के, माल खेत की फाड़ियों की बात करें तो ये पड़ती है आपकी शिखर के अंदर, कौन सी आती है आपकी, शिखर आ सकता है या आपका आता है शेखावटी आ सकता है, ठीक है। माल खेत की फाड़ी शेखावटी आ सकता है या शिखर आ सकता है। तो शिखर कौन सी, अरावली की बात करें तो कौन सी अरावली पड़ती है आपकी, अरावली पड़ती है आपकी उत्तरी अरावली। कौन सी अरावली पड़ती है दोस्तों, उत्तरी अरावली पड़ती है। और उत्तरी अरावली की बात करें तो यहाँ पर उत्तरी अरावली कहाँ से कहते पड़ती है आपकी, झुंझुनू की खेतड़ी से जयपुर के सांबर तक, ठीक है। उत्तरी अरावली का क्षेत्र माने तो झुंझुनू के खेतड़ी से सांबर जयपुर तक फैली हुई है। उत्तरी अरावली की उच्चतम चोटी की बात करें, उच्चतम चोटी कौन सी आपकी, रघुनाथगढ़, कौन सी दोस्तों, रघुनाथगढ़, ठीक है। काफ़ी बार पूछा जाता है। और 1055 इसकी मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। धोनिया डूंगर की बात करें तो धोनिया डूंगर पड़ता है आपके राजसमंद के अंदर, कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, राजसमंद के अंदर पड़ता है। ऊंचाई की बात करें इसकी तो ऊंचाई आपकी 1183, कहाँ पर आपकी 1183 है। और आपकी 1183 है तो कौन सी अरावली पड़ता है आपका, दक्षिणी अरावली, कौन सी अरावली पड़ता है आपके, दक्षिणी अरावली के अंदर पड़ता है। नागपाट की बात करें तो नागपाट पड़ता है आपका अजमेर में, ठीक है। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, अजमेर पड़ता है, ठीक है। नागपाट की औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई कितनी है आपकी, औसत ऊंचाई आपकी 795 मीटर है, ठीक है। 795 मीटर कहाँ पर पड़ता है आपके, मध्य अरावली का हिस्सा है। कौन से अरावली का हिस्सा आपके, मध्य अरावली का हिस्सा है, जो आपके सांबर से देवगढ़ के बीच है, आपकी सांबर से देवगढ़ के बीच फैली हुई है, ठीक है। यहाँ पर देखो रघुनाथगढ़ उत्तर पूर्वी अरावली, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमें पूछा सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमने पूरी तीनों अरावली फैली, अरावली को 3 भागों में बटा गया है। वही हम अरावली की बात करें आपकी, तो अरावली की बात करें, कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। तो सर राजस्थान में कितनी है, तो राजस्थान में 550 किलोमीटर है, लगभग 80% राजस्थान में फैली हुई है। औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई 930 मीटर है, कितनी, 930 मीटर। सर्वाधिक विस्तृत पूछे आपको कि सर्वाधिक विस्तृत कहाँ पर आपकी कौन से जिले के अंदर है, तो सर्वाधिक विस्तृत करना है आपको उदयपुर। कौन सा करना है दोस्तों, उदयपुर करना है, ठीक है। वहीं पूछे कि आपकी सर्वाधिक ऊंचा पूछे, ऊंचा पूछे तो कौन सा जाएगा आपका, सिरोही आ जाएगा, ठीक है। और न्यूनतम विस्तृत पूछे आपकी, न्यूनतम विस्तृत पूछे तो कौन सा जाएगा आपका, अजमेर आ जाएगा। कौन सा जाएगा दोस्त, अजमेर आ जाएगा। तो ये थी आपकी अरावली। एक पूछा जाता है इसका काल, काल पूछा जाता है तो वो कौन सी थी आपकी, प्री कैम्ब्रियन काल, ठीक है। दूसरा पूछा जाता है वर्तमान स्थिति पूछी जाती है अरावली की। वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में कैसी आपकी, अवशिष्ट, यानी वर्तमान में अरावली क्या हो रहा है आपका, शरण हो रहा है। ये पूछा जाता है इसकी निर्माण अवस्था, तो निर्माण अवस्था कैसी थी आपकी, निर्माण अवस्था की बात करें तो निर्माण अवस्था थी आपकी इनकी वलित,
भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी आपकी? अरावली थी। तो ये आपकी अरावली थी। ठीक है। इसका विस्तार की बात करें तो विस्तार की बात करें तो दोस्तों आपकी, वैसे तो आपके देखो विस्तार की यहाँ पर लिख देता हूँ मैं विस्तार। तो विस्तार था आपका गुजरात के पालनपुर से, गुजरात के पालनपुर से, पालनपुर से दिल्ली की रायसीना हिल्स तक, दिल्ली की रायसीना हिल्स तक। अपना संसद भवन इसी के ऊपर है, रायसीना हिल्स के ऊपर। वहीं हम बात करें सर राजस्थान में बताओ, तो राजस्थान की बात करें दोस्त, तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपके हैं खेड़ वर्मा। खेड़ वर्मा कहाँ पर पड़ता है? आपके सिरोही, और से खेतड़ी झुंझुनू तक, खेतड़ी झुंझुनू तक। और ये चीज़ और याद करना, खेड़ वर्मा झुंझुनू से खेतड़ी तक ये अरावली की जो संरचना है वो कैसी आपकी? सतत है। और फिर आपकी खेतड़ी से रायसीना हिल्स तक कैसी आपकी? खंडित रूप में। कैसे रूप में आपकी? खेतड़ी से रायसीना हिल्स तक खंडित रूप में। ठीक है, बिखरी हुई, यानी सतत रूप से नहीं है। तो ये थी पूरी अरावली। ठीक है। अब बाकी इसमें चोटियाँ पूछी जा सकती है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे चोटी का विस्तार कौन सा है, तो बाकी कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 68 की, सॉरी इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 68 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 68 क्या था? ये लो आपका अपवातंत्र से क्वेश्चन आ गया। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है। उदयपुर से देखो वाकर, ठीक है, साबरमती है। तो साबरमती आपकी उदयपुर से निकलती है। ठीक है, कोटड़ी नामक क्षेत्र से, ठीक है, कोटड़ा नामक क्षेत्र से निकलती है आपकी उदयपुर से, कोटड़ा के क्षेत्र से साबरमती। साबरमती की सहायक नदी है आपकी। सहायक नदी की बात करें वाकल, याजम, हतमती, सेई। ठीक है। कौन से कहाँ पर गिरती है आपकी? खंबाती खाड़ी में गिरती है। कौन सी खाड़ी में गिरती है आपकी? खंबाती खाड़ी में गिरती है। ठीक है। और इसकी लंबाई की बात करें, राजस्थान में लगभग 45 किलोमीटर है, लगभग 45 किलोमीटर। ठीक है, याद कर सकते हो ऐसा। बूंदी की बात करें आपकी, तो बूंदी में कौन सी आ जाएगी? कुराल आ जाएगी। ठीक है, बूंदी में कौन सी आ जाएगी? कुराल आ जाएगी। भरतपुर की बात करें तो गंभीरी आ जाएगी और आपकी पार्वती आ जाएगी। ठीक है, पार्वती पर कौन सा आपका माटी निर्मित आपकी बांध है ना, पांचना बांध, पांचना बांध याद कर लेना, जिसमें 5 नदियों में मिलती है। मिट्टी निर्मित सबसे बड़ा बांध, मिट्टी निर्मित बांध, मिट्टी निर्मित बांध। अलवर में देखो साबी और सोटा। साबी कहाँ से निकलती है आपकी? सेवर की फाड़ी, जयपुर से निकलती है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर देखो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था आपका? 68। 68 में ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित विशेषताओं को आधार पर राजस्थान के वन प्रकार को पहचानिए। वन प्रकार को हमें पहचानना है। 69 में वन प्रकार को पहचानना है। तो यहाँ पर देखो पहला दे रहा है, ये वन सामान्यतः उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ तथा सिरोही जिलों के कुछ भागों में पाए जाते हैं, कुछ भागों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर वनों को सामान्यतः धोखड़ा, गुल्लर, आम, पलास, सेमल। तो यहाँ पर देखो धोखड़ा को पकड़ सकते हो आप, पलास को पकड़ सकते हो। ठीक है, ये वन 300 से 1200 मीटर की ऊंचाई पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सीधा बात है, सागवान तो अधिक ऊंचाई पाए जाते हैं, ये नहीं होंगे आपकी। उपोष्ण सदाबहार भी नहीं होंगे, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो उपोष्ण सदाबहार भी नहीं है आपके 69 में। तो ये मिश्रित पतझड़ी वन है। कैसे आपके? मिश्रित पतझड़ी वन है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 69 का। 70 की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से 2022-23 में राजस्थान के किस जिले की प्रति हेक्टेयर ज्वार की उत्पादकता सर्वाधिक थी? यानी आपके कृषि से जो आपकी फसल से क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो ज्वार की बात करें, राजसमंद, करौली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अच्छे से समझाए हो आपको, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर सर्वाधिक कहाँ पर थी आपकी उत्पादकता? चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 71 की बात करते हैं दोस्तों। किस चीनी मिल में डिस्टिलेटरी है? तो मेवाड़ शुगर मिल आपके कहाँ पर? आपके भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर? आपके भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। राजस्थान की प्रथम चीनी मिल, राजस्थान की प्रथम चीनी मिल 1932 में इसकी स्थापना थी। कब हुई थी? 1932 में। ठीक है, तो किस चीनी मिल में डिस्टिलरी है आपको यह हमें बताना था ना। केशवराय पाटन शुगर मिल, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। और कहाँ पर? बूंदी के अंदर। आज़ादी के बाद, यानी आज़ादी के बाद स्थापना। उदयपुर शुगर मिल, गंगानगर शुगर मिल कहाँ पर? आपकी गंगानगर शुगर मिल है आपके श्री गंगानगर के अंदर। स्थापना हुई थी इसकी 1937 के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चीनी मिल में डिस्टिलरी है आपकी ऑप्शन नंबर 4। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1968 में इसने चकुंदर से चीनी बनाना प्रारंभ किया था।
प्रारंभ किया था। ठीक है, किसने? आपके श्री गंगानगर शुगर मिल ने। और सर्वाधिक जो आपकी कांच की फैक्ट्रियाँ इसी के अधीन काम करती है, किसके? गंगानगर शुगर मिल के अधीन। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेथड की बात करते हैं दोस्तों। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करें तथा नीचे दिए कोट में सही उत्तर का चयन कीजिए। पर्यटन स्थल दे रखा है आपका, जिला दे रखा है। ठीक है, आराम से बता सकते हो। तो सीधा सीधा देखो, आप चौथे ऑप्शन में चल जाओ। सोनी जी की नसियाँ, तो सोनी जी की नसियाँ आपकी नथमल सोनी और मूलचंद सोनी ने बनाई थी अजमेर में। किसने? आपके मूलचंद सोनी और टिकमचंद सोनी। मूलचंद सोनी व टिकमचंद सोनी द्वारा बनाई गई थी। कहाँ पर? अजमेर में। तो E3 में है, तो यहाँ पर देखो E3 में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नथमल की हवेली कहाँ पर, सॉरी गेटौर कहाँ पर हो जाएगा आपका? गेटौर हो जाएगा जयपुर के अंदर। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। जगमंदिर कहाँ पर आपका? उदयपुर के अंदर है। ठीक है, वहीं बात करें सूरज छतरी आपकी बूंदी के अंदर है। सूरज हाड़ा की छतरी आपकी, सूरज हाड़ा की छतरी बूंदी के अंदर। फिर आपका बच्चा कौन सा? नथमल की हवेली जैसलमेर के अंदर। तो आसानी से कर सकते हो, यदि आपको एक ऑप्शन याद है तो भी आसानी से कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। पशुगणना 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, पशुधन और बात में राजस्थान का प्रतिशत देखो, थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन। ऐसा नहीं। बकरियां की बात करें तो बकरियां कितना आपका? तो बकरियों की बात करें, बात में योगदान 12.5%, ये आपका सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1। बाकी भेड़िया आपकी 10.64% है। ऊँट आपकी 84.43%, प्रथम स्थान है। भैंसें आपकी 12.47% है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 73 में। नेक्स्ट देखो 74 की बात करते हैं। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से राज्य के अधिकतम व न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले हैं। काफ़ी बार बताया, बहुत ही बार बता दिया गया आपको। तो होते हैं आपके राजसमंद, धौलपुर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से जनजातीय स्थान असम्मिलित है। चलो, ग्रासिया आपके आबू रोड सिरोही। ठीक है, ग्रासिया आबू रोड सिरोही बिल्कुल राइट। डामोर सूरतगढ़ में नहीं, डामोर आपकी कहाँ पर है? पिंडवाड़ा, पिंडवाड़ा तहसील डूंगरपुर। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। शहरिया किशनगंज 12, सांसी आपकी भरतपुर के अंदर। ठीक है, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जलवायु वर्गीकरण के आधार पर निम्न असम्मिलित है। तो कोपेन के सबसे पहले तो कोपेन देखो कोपेन ने राजस्थान को कितने भागों में बांटा था? कोपेन ने राजस्थान को 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था दोस्तों? 4 भागों में बांटा था। ये अपना राजस्थान है छोटा सा, थोड़ा ज़्यादा क्या कोई दिक्कत नहीं, ये ऊपर ऐसा से अपना राजस्थान है। ठीक है, इसको राजस्थान को कितने भागों में बांटा? आपके 4 भागों में बांटा। किसने? कोपेन ने। ठीक है, 4 भागों में अच्छे से समझा था कोपेन का वर्गीकरण। ठीक है, और आधार क्या था आपका कोपेन का? ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। वनस्पति व वर्षा, वनस्पति व वर्षा उनका आधार था। क्या था आपका? वर्षा। ठीक है, वनस्पति व वर्षा आधार था कोपेन का। 4 भागों में बांट के 4 भाग कौन से थे? सबसे पहले हमने पढ़ा था इधर पश्चिमी भाग, वो था आपका BWSW। ठीक है, इस तरह से। फिर हमने दूसरा पढ़ा था आपका कौन सा? BSSW, जहाँ पर कैसी बात जाती है आपकी? स्टेपी जलवायु। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था आपका, ये दक्षिण वाला छोड़ दो, ये वाला CWG। ठीक है, गंगा तुल्य। और नीचे वाला ये पढ़े थे हमने AW। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था, देखो यहाँ पर A है शुष्णार्द्र, और S से देखो स्मॉल S है शीत शुष्क नहीं है, आपके ग्रीष्म शुष्क है, ग्रीष्म शुष्क। तो हमें असम्मिलित तो पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका असम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, 4 भाग भी बता दिए मैंने, साथ साथ आपको कौन से 4 भागों में बताए। यहाँ पर आपके सवाना वनस्पति पाई जाती है, यहाँ पर कौन सी पाई जाती है? स्टेपी। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 76 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये भारत की ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन आ गया, सभी बताए हुए आपके। पहली बात करते हैं बस्तर पठार, काला हाड़ी पठार, बघेलखंड पठार का अभिन्न हिस्सा है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये किसका? आपका कालाहारी पठार और बस्तर पठार है। ये आपके देखो बस्तर का पठार है, वो तो आपके छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर? आपके छत्तीसगढ़ के अंदर। और आपका कालाहारी पठार है, वो आपका उड़ीसा के अंदर है। कहाँ पर? आपके उड़ीसा के अंदर। ठीक है, कालाहाड़ी पठार। तो बघेलखंड के नहीं है, बघेलखंड भी आपका छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये आपके दक्षिण में आपके। ठीक है, तो ये नहीं है आपका। पिटली द्वीप अरब सागर में स्थित है, बिल्कुल राइट। सह्याद्री यानी सह्याद्री आ सकता है आपका, पश्चिमी तट आ सकता है, पश्चिमी घाट आ सकता है। तो इसका उत्तरी भाग लावा से ढका हुआ है, बिल्कुल ढका हुआ है, बिल्कुल राइट है। मिलाप, कंचनजंगा व जम्मू महान हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर है, बिल्कुल राइट। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखो सही पूछे तो आपका BCD आएगा, और गलत पूछे तो केवल A आएगा।
तो क्या पूछा हमें, सही पूछा है, तो आपका BCD आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एलियाबेट अपतटीय तेल क्षेत्र स्थित है। मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये करवाए हैं ऊर्जा संसाधन का टॉपिक, ठीक है। ऊर्जा संसाधन का टॉपिक मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करवाया। एक एक क्लास ये सभी की एक एक क्लास है। आपकी ऊर्जा संसाधन हो चाहे भारत की पूरी ज्योग्राफी की एक एक क्लासें लेगी ये, ठीक है। 5 क्लासें थी, 5 टॉपिक की 5 क्लासें आपकी MCQ के माध्यम से पूरा एनालिसिस करवाया गया, पूरे क्षेत्र बताए हुए हैं। आराम से कर सकते हो आप, क्लास ले सकते हो, ज़्यादा मिनट भी नहीं है, 1 घंटे की क्लास आप 2 की स्पीड में देख सकते हो, ठीक है। ज़्यादा हो तो आपकी इच्छा, यदि आपने प्राइम ले रखा है तो 2.5 की स्पीड भी होती है, ठीक है। कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। तो अलियाबेट की बात करें तो अलियाबेट कहाँ पर बताया था मैंने बताया था आपके खंबात की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। ये आपकी नदियाँ देखो, घाटप्रभा और तुंगभद्रा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ये नदी तेलंगाना पठार व रायलसीमा पठार में प्रवाहित होती है। यह नदी महाबलेश्वर के निकट से उद्गमित होती है। उपयुक्त में से विशेष कौन सी नदी इंगित करती है? तो राइट देखो 79 में क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कृष्णा नदी की बात करा, जो महाबलेश्वर कर्नाटक से इसका उद्गम होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो गोदावरी है, गोदावरी आपकी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी। उद्गम की बात करें आपकी, उद्गम कहाँ से होता है आपका? उद्गम होता है आपका त्र्यंबकम महाराष्ट्र से, अहमद से इसका उद्गम होता है, ठीक है। वे गए आपके तमिलनाडु में। देखो मैंने सभी नदियाँ बताई थी आपकी, ये नदी अफवातंत्र आप क्लास ले सकते हो। ये आपका दक्षिण भारत ऐसे पूरा समझाया था मैंने, ये दक्षिण भारत अपना, ठीक है। यहाँ पर स्वर्णरेखा, यहाँ पर ब्रह्मगिरी, फिर गोदावरी, ठीक है। यहाँ पर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी, ठीक है। फिर लास्ट में वेगई नदी, सारी नदियाँ आपको बताई हुई हैं, ठीक है। और ये इधर वाली पूर्वी घाट की सारी नदी के किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। और पश्चिमी घाट वाली सारी नदियाँ किसका निर्माण करती है? आपकी एस्चुरी का निर्माण करती है। सारी नदियाँ बताई हुई है मेरी आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। ISFR 2023 के अनुसार निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के 85% से अधिक भाग पर वनावरण रखता है? तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश या मिजोरम। तो प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में मैंने बताया था आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वैसे राज्य पूछिए तो आपका MP आएगा। राज्य कौन सा आएगा? आपका MP आएगा। ये भी मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको समझाया था, एक क्लास है, आप ले सकते हो। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। मानसून, भारतीय मानसून के संबंध में कौन सा कथन कौन सा सही नहीं है, यह बताना हमें। चलो बताते हैं दोस्तों। भारतीय मानसून एक घरीय पवन है। कैसा आपका? घरीय पवन है, यही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला ही गलत हो जाएगा, गहरीय पवन नहीं है, ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट। बाकी देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में 6 माह में हवाओं का क्रम पूर्णतः उलट जाता है, बिल्कुल राइट, ठीक है। तिब्बत का पठार मानसून के आगमन को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है आगमन को। तिब्बत के पठार पर न्यून तापमान होता है, तभी तो आपका मानसून भारत के अंदर आएगा। मोनेक्स का संबंध भारतीय मानसून के अनुसंधान अभियान से है, बिल्कुल राइट। तो यहाँ पर देखो गलत पूछा है, मैं सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही नहीं है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 दोस्तों। यूरोप महाद्वीप में स्थित निम्न पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित क्रम। तो यूरोप महाद्वीप का क्रम पूछा है आपका, ठीक है। आज तक ने इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब जीके का लेवल बढ़ रहा है, तो आपको हम चीज़ याद हो जाए। काकेकस पर्वत, बाल्कन, आल्पस और पिनेरीज। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर, क्योंकि अभी देखो पिनेरीज पूछा जा चुका है। आल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? यूरोप के अंदर ये पूछी जा चुकी है। पिनेरीज आपका पूछा जा चुका है कि फ्रांस के अंदर कौन सा है आपका, ठीक है, पर्वत आपका पिनेरीज है, ठीक है। काकेकस पूछा जा सकता है, कौन से यूरोप को एशिया से अलग कौन करता है? काकेकस। ये सभी एक एक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब ये भी पूछा जा सकता है कि पूर्व से पश्चिम क्रम बताओ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। विश्व जनसंख्या वितरण के संबंध में निम्न में से सत्य कथन नहीं है। विश्व जनसंख्या वितरण के संबंध में निम्न में से सत्य कथन नहीं है, यह हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा मानव समूह निवास करता है। तो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा मानव समूह, आप सभी को पता है, एशिया में सबसे बड़ा मानव समूह आपके सबसे ज़्यादा अक्षांश भी पूछ सकता है आपका 50 से 60 है शायद अक्षांश। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश यूरोपीय जनसंख्या की दूरी है। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश यूरोपीय जनसंख्या की दूरी है, दोनों कथन सत्य हैं। दक्षिण अमेरिका विश्व का दूसरा सघन जनसमूह निवास करता है, बिल्कुल नहीं। दक्षिण अमेरिका दूसरा नहीं है आपका। जनसंख्या की बात करें दूसरा पहला एशिया है, दूसरा अफ्रीका है। कौन सा आपका? अफ्रीका। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। विश्व की 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, बिल्कुल। वो 90% जनसंख्या कौन से गोलार्ध में निवास करती है? उत्तरी गोलार्ध में। और सबसे ज़्यादा आपका निवास करती है कौन सी? एशिया महाद्वीप में 60%। एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप में कितनी प्रतिशत निवास करती है जनसंख्या? 60%। तो सर्वाधिक भारत की
ठीक है। और फिर आपकी चीन की वर्तमान की बात करें विश्व रिपोर्ट के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म महासागर और द्वीप में असुमलित है। देखो महासागर और द्वीप में असुमलित है, ये हमें बताना है। अटलांटिक महासागर में कौन सा द्वीप पे स्थित है भाई, आपकी फिजी। आर्टिक में बेर, हिंद में केरगू एलन और प्रशांत में गुमान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 64 में ऑप्शन नंबर 1। अटलांटिक में आपका फिजी नहीं है। आगे आर्कटिक में बेर है आपका, हिंद में आपके केरगू एलन है, प्रशांत में गुआम है। काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। 85 की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित पवनों में से कौन सी सारा मरुस्थल से संबंधित है। तो सारा मरुस्थल में कौन सी चलती है आपकी, हबूब, बोरा, फोन या बरग। तो फोन तो कहाँ पर चलती है, हबूब कहाँ पर चलती है, बोरा कहाँ पर चलती है, बरग कहाँ पर चलती है। सभी मैंने आपको अच्छे से एनालिसिस करवाया था। विश्व पवन तंत्र की क्लास है, एक ही क्लास आप आराम से देख सकते हो, उसके अंदर कि सभी याद हो जाएंगे वापस। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है, हबूब बताई थी मैंने, ठीक है, मिस्र के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86, विश्व जलवायु परिवर्तन से संबंधित विभिन्न सम्मेलनों का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहला कौन सा सम्मेलन होता है वो हमें बताना है। बाकू अजरबैजान की बात करें, शर्म अल शेख मिस्र सम्मेलन की बात करें, ग्लासगो सम्मेलन की बात करें, दुबई सम्मेलन की बात करें। 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहले होता है आपका ग्लासगो सम्मेलन स्कॉटलैंड, डी होगा। तो पहला डी देखो एक में दे रखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका शर्म अल शेख मिस्र सम्मेलन, बाकू सम्मेलन, फिर आपका दुबई यूएस सम्मेलन, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेट की बात करें आपकी, तो ग्लासगो सम्मेलन हुआ था आपका 2021 के अंदर। कब हुआ था आपका, 2021 के अंदर। वर्तमान की बात कर लेते हैं, शर्म अल शेख मिस्र सम्मेलन कब हुआ था आपका, 2022 के अंदर हुआ था। कब हुआ था आपका, 2022 के अंदर हुआ था, ठीक है। यहाँ पर देखो कौन सा सम्मेलन की बात करते हैं, यहाँ पर ग्लासगो स्कॉटलैंड सम्मेलन था, वो कौन सा कोप था, कोप 26। कौन सा था आपका, कोप 26 था। और ये कौन सा था आपका, कोप 27। कौन सा था आपका, कोप 27, ठीक है। बाकू अजरबैजान की बात करें, सॉरी दुबई आएगा पहले, दुबई यूएई की बात करें तो कोप 28 हुआ था। दुबई यूएई में कौन सा होता है आपका, कोप 28। कब हुआ था आपका, कोप 28 की बात करें आपकी 2023 के अंदर, ठीक है। और आपकी बाकू अजरबैजान की बात करें तो यहाँ पर हुआ था आपका कोप 29, ठीक है। देखो कोप 27, 28, 29 सारा क्रम भी पूछा जा सकता है आपका 2024 में। अभी नवंबर 2024 के अंदर हुआ था आपका कोप 29 बाकू अजरबैजान के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2020 में पुरुष तथा महिला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का प्रतिशत क्रम था। बहुत ही अच्छे से मैंने बताया था, माइनर क्वेश्चन का रिपीट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बात करें 55.2% से 44 या 44.8%, 51.9, 48.1, 52.7%, 47.3, 51.0% या 49%। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं पुरुष की बात करें तो पुरुष तो कितने आपके 87 की बात करें, पुरुष कितने भाई 87 के अंदर दोस्तों, तो वहाँ पर आपकी 51.9%। तो 51.9% एक में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और महिला हो जाएगी आपकी 48.1%। 88 की बात करते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी के प्रदान किए गए कर्तव्य राज्यपाल के अंतर्गत नित्य करने वाली नहीं समझे जाएंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 163(3), अनुच्छेद 156(3), अनुच्छेद 164(1) है, अनुच्छेद 164, 154(2) है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया अभी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कर्तव्य राज्यपाल के अंतर्निहित करने वाले नहीं समझे जाएंगे। तो 88 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 154(2) क्या कहते हैं, ठीक है। 164 है आपका, वो किसे कब जोड़ा गया था आपका, 91वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। 91वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था, ठीक है। और किसे था आपका, दल बदल से संबंधित, दल बदल से संबंधित। अनुच्छेद 163(3) है कि मंत्रिपरिषद राज्यपाल को जो सलाह देती है, मंत्रिपरिषद तो राज्यपाल को जो सलाह देती है, राज्यपाल को सलाह देती है, उसकी न्यायिक जांच नहीं होगी। क्या नहीं होगी आपकी, न्यायिक जांच नहीं होगी, ठीक है, याद कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89, राजस्थान का राज्यपाल जब संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार शपथ ग्रहण करता है तो कितनी बार राजस्थान शब्द उच्चारित करता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो बताओ 89 में, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 बार। कितना हो जाएगा आपका, 2 बार, ठीक है। यहाँ पर याद कर लेना। वही राज्यपाल की बात करें, देखो यहाँ पर अनुच्छेद 156 में इनका कार्यकाल है, 155 के तहत इनकी नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। 157 के मान क्या इनकी योग्यता है आपकी, योग्यता, ठीक है। 158 में क्या आपकी इनकी शर्तें हैं, ठीक है, राज्यपाल की शर्तें। देखो योग्यता और शर्तें दोनों अलग अलग है, ठीक है। योग्यता को अर्थाई बोलते हैं ना, और शर्तें क्या बोलते हैं आपके
निर्हरता है। क्या है भारत का ये आपका भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक शर्तें के अंदर, और आपका 35 वर्ष की आयु। ठीक है, बाकी आपका 158 निर्णय है जो आपकी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अन्य मंत्री पद धारण नहीं करना चाहिए, ये आपकी शर्तें के अंदर आती है। 159 में आपकी शपथ आ जाती है, आपकी अनुच्छेद 159 में क्या आ जाती है, आपकी शपथ आ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान शब्दों को निम्नलिखित में से सही क्रम में बात करें। तो आपके शपथ ले रहा है आपका राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 60 के तहत। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि राष्ट्रपति शपथ किस अनुच्छेद के तहत लेता है, आपके 60 के तहत लेता है। पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। तो यहाँ पर संविधान का परिरक्षण, रक्षण और प्रतिरक्षण याद कर लेना, ऑप्शन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्रम पूछे तो आपको याद कर लेना संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। निम्न में से कौन प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले कभी भी मंत्री पद पर नहीं रहे। ठीक है, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, वीपी सिंह या चंद्रशेखर। तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मोरारजी देसाई। ठीक है, मंत्री पद पर नहीं रहे, शपथ लेने से पहले कभी भी मंत्री पद पर नहीं रहे। ठीक है, मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, युवा तुर्क बोला जाता है चंद्रशेखर को, युवा तुर्क। अंबेडकर को भारत रत्न देने वाले पहले कौन थे आपके, अंबेडकर को भारत रत्न देने वाले वीपी सिंह। ठीक है, आयरन लेडी याद कर लेना इनका तो क्वेश्चन, आयरन लेडी। ये क्वेश्चन तो आते हैं आपके राष्ट्रपति के, जो सॉरी प्रधानमंत्री के सीधे क्वेश्चन आते हैं, आपके टॉपिक है प्रधानमंत्री। ब्राह्मणों की बात करती है। भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान अनुसार केंद्रीय कार्यप्रणाली परिषद 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले भारतीय उच्च न्यायालय के वकीलों को परिषद व कानूनी सदस्य बनाने के योग्य माना गया है। इस प्रकार पहले भारतीय कानूनी सदस्य कौन बने, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, सच्चिदानंद सिन्हा, शंकर नायर। तो ब्राह्मणों में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। शंकर नायर देख सकते हो, अभी मूवी आई है आपकी अक्षय कुमार की। ठीक है, बहुत ही अच्छी मूवी है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, वकील थे ये। जब भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ तब भारत के सचिव कौन थे, भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ, भारत के सचिव कौन थे, सैमुअल हॉर थे, लॉर्ड वेलिंगटन थे, लॉरेंस इडांस थे, फ्रेडरिक वाइट थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 93 में, ऑप्शन नंबर 3 लॉरेंस इडांस थे। कौन थे आपके, लॉरेंस इडांस थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94। भारतीय निर्वाचन आयोग के दिनांक, देखो निर्वाचन आयोग अभी चर्चा में है, तो निर्वाचन आयोग काफ़ी समय से चर्चा में, पिछले 4-5 महीने से चर्चा में है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय निर्वाचन आयोग दिनांक 9 अगस्त 2025 को जारी प्रेस नोट के अनुसार वर्तमान में क्रम से कितने राष्ट्रीय और राज्य दल हैं। अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान कितने दोस्तों, तो वर्तमान कितने हो जाए आपकी 76 राष्ट्रीय दल और 67 राज्य दल हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 94 का। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की स्थापना किस वर्ष से हुई थी। तो फिक्की की स्थापना किस वर्ष से हुई थी, 1925, 1926, 1927, 1949। तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 के अंदर। तो सीधा क्वेश्चन आया कि फिक्की की स्थापना कब हुई थी, 1927 के अंदर हुई थी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं 96। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के लिए हुए सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्वकर्ता कौन है। भारतीय जो प्रतिनिधि मंडल है उसका नेतृत्वकर्ता कौन है, वीटी कृष्णमाचारी, फिरोज खान, बीएन राव, रामास्वामी मुदालियर। तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, रामास्वामी मुदालियर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97। यहाँ पर देखिए 97 क्वेश्चन क्या आपका, भारत नेपाल शांति एवं मैत्री संधि 1950 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन है कौन सा, पहचान कीजिए 97 के अंदर। तो यहाँ पर देखो ये संधि 31 जुलाई 1950 को काठमांडू नेपाल में संपन्न हुई थी, बिल्कुल राइट, और पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है। इस संधि पर नेपाल के प्रधानमंत्री मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा व भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किए। तो भारत के तो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, लेकिन आपके शमशेर जंग राणा नहीं थे, ठीक है। संधि पर यह संधि दोनों देशों के बीच लोगों व वस्तुओं के मुक्त आवाजाही और रक्षा विदेशी मामलों के बीच घनिष्ठ संबंध व सहयोग की अनुमति देती है, बिल्कुल राइट। तो यहाँ पर मैं क्या पूछा है, असत्य कथन पूछा, तो केवल 2 असत्य कथन है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 97। 98 की बात करते हैं दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का तकनीकी वस्त्र उद्योग विश्व में 5वें स्थान पर है। तकनीकी विश्व उद्योग है, विश्व में कौन से स्थान पर, आपके 5वें स्थान पर है, बिल्कुल राइट, सत्य कथन है आपका।
वित्त वर्ष 2024 में भारतीय तकनीकी वस्त्र बाजार 26.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आप बिल्कुल राइट। कब भारत कपड़ा परिधान क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश नहीं है आपका। तो प्रयुक्त में से असत्य कथन की बात करें तो केवल सी असत्य है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। 99 की बात करें दोस्तों, सूक्ष्म व लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के तहत क्रेडिट गारंटी फंड के रूप में 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया? 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, बिल्कुल राइट। इस योजना के तहत सूक्ष्म व लघु उद्योगों के लिए 5 लाख करोड़ रुपए का ऋण आवंटन लक्ष्य रखा गया, नहीं, यह गलत हो जाएगा, केवल एक सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ष में भारत का विदेशी व्यापार शेष धनात्मक रहा? तो निम्न में से किस वर्ष में भारत का विदेशी व्यापार शेष धनात्मक रहा? 1976-77, 1984-85, 1989-90, 1958-59। तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा 1976-77। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये था आपका फाइनल टेस्ट 2 और काफ़ी अच्छा पेपर था। ठीक है, अच्छा पेपर था, फाइनल टेस्ट 2 अच्छे लेवल का पेपर था। ठीक है, अच्छे लेवल का पेपर था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। ये थे फाइनल टेस्ट 2 का एनालिसिस। कैसा लगा आप कमेंट के अंदर जरूर बताना। ठीक है, बाकी जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। फिर आप करेंगे हम 24 तारीख को आपका होगा फाइनल 3। क्या होगा आपका? फाइनल 3 होगा आपका 24 तारीख को। ठीक है, 24 तारीख को फाइनल 3 करेंगे। फिर उसके बाद आपका एक टेस्ट और बचेगा, वो आपका यहाँ पर कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो जीके के पूरे टेस्ट कर चुके हैं और इसके साथ साथ आप जो आपकी नाथ पब्लिकेशन की बुक है वो भी करवा रहा हूँ मैं। वर्तमान में राजस्थान पॉलिटी चल रही है आपकी। राजस्थान पॉलिटी की बात करें तो राजस्थान पॉलिटी में देखो आपका तीनों टॉपिक हो चुके हैं, जो मुख्य टॉपिक थे 3। तो मुख्य टॉपिक कौन थे आपके? जैसे आपका राज्यपाल था, तो राज्यपाल मैंने करवा दिया है। ठीक है, विधानमंडल मुख्यमंत्री आपका सीएम व मंत्रिपरिषद करवा दिया मैंने। ठीक है, और विधानमंडल भी मैंने करवा दिया आपको, विधानमंडल भी मैंने करवा दिया। ठीक है, यानी 3 जो मुख्य टॉपिक थे आपके, तीनों मुख्य टॉपिक मैं करवा चुका हूँ। आज अपना आरपीसी होगा। ठीक है, अभी 8 बजे 9 बजे क्लास होगी, 9 बजे आपका आरपीसी करेंगे। उसके अंदर वो भी आपकी कंटिन्यू चल रही है, ये भी आपकी कंटिन्यू, यानी 2 दिन में वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी राजस्थान की पॉलिटी की। ठीक है, फिर भारतीय पॉलिटी की भी कर लेंगे साथ साथ। ठीक है, मतलब 30 तारीख तक अपने कंप्लीट होनी चाहिए। जितने पॉलिटिकल टॉपिक है वो 30 तारीख तक कंप्लीट होनी चाहिए। यानी मैं बात होता हूँ आपके नाथ पब्लिकेशन की, तो हम ग्रुप ए कर चुके हैं। ठीक है, अब हम कर रहे हैं ग्रुप सी। ग्रुप सी के अंदर पॉलिटी है, वो ग्रुप ए पूरा कर चुके हैं हम। भारत, राजस्थान और विश्व ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। केवल विश्व ज्योग्राफी की जनसंख्या टॉपिक छोड़ा था। ठीक है, उसके फैक्ट आंकड़े इसलिए छोड़ दिया वहाँ पर। और बाकी आपके सारे टॉपिक हो चुके हैं, ज्योग्राफी के सारे टॉपिक करवा गए, चाहे राजस्थान की ले लो, चाहे भारत की ले लो, चाहे विश्व की ले लो। और पूरे क्वेश्चन आपको करवा गए। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन थे, अलग एग्जामों में जितने क्वेश्चन पूछे गए, तो आप क्लास देख सकते हो। एग्जाम से पहले रिवीजन करना चाहो तो कर सकते हो, 2 की स्पीड में देखो, चाहे 3 की स्पीड में देखो। वही नहीं देखना चाहो तो आपके पीडीएफ डाली हुई है टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम पर पीडीएफ देख लेना। और टेलीग्राम का नाम अपना पेपर एनालिसिस पॉइंट, पेपर एनालिसिस पॉइंट। और यहीं पर आपका वो मिलेगा आपको, इस टेस्ट की जो पीडीएफ है अभी एनालिसिस करें, ये भी आपकी सारी कहाँ पर मिलती है? आपकी इसी ग्रुप के अंदर मिलती है, पेपर एनालिसिस पॉइंट के अंदर। और इंपॉर्टेंट जैसे करंट अफेयर्स की बुकलेट वगैरह वो आपकी इसी चैनल के ऊपर मिलती है, तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हो। यहाँ पर अच्छा, ऐसे नहीं कि हर कोई कंटेंट डालती है, ऐसे ग्रुप में बहुत आता है, कंटेंट भी बहुत जाता है, वो आपके लिए डालती नहीं, ऐसा नहीं है। जो सिलेक्टेड है वही होना चाहिए। फालतू में किसी का दिमाग खराब करे, किसी का भविष्य खराब करे, ऐसा लक्ष्य भी नहीं होना चाहिए। व्यूज मेंबर के चक्कर में हम यदि अधिक से अधिक मैटर डालें तो वो किसी का फायदा भी नहीं है, वहाँ से कोई फट भी नहीं पाता दोस्तों, रियल बात है। ठीक है, रियल बात है, कोई फट नहीं पाता टेलीग्राम के ऊपर। तो यहाँ पर बात करते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप जुड़ सकते हो, वरना आपकी इच्छा नहीं जुड़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।